हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोठारी क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोठारी क्लासेस में। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास चैप्टर 2 की पहला पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर उद्देश्य होते हैं, यानी कि वो उद्देश्य जो कि हमारे यहाँ पर योजनाएं बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर बोला था कि कुछ अल्प उद्देश्य होते हैं और कुछ दीर्घकालीन उद्देश्य होते हैं। तो ये टॉपिक हम कवर कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से वो दीर्घकालीन उद्देश्य हैं, यानी कि वो कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं हैं और पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या काम किए गए। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पंचवर्षीय योजनाओं को समझने के लिए हमें मतलब उसके साथ साथ कुछ ऐसे टर्म्स हमें पता होने चाहिए कि उन योजनाओं में क्या क्या हुआ। तो मैं आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें उसके साथ साथ बताते जाऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अभी तक आपने YouTube पर इस तरीके की वीडियो पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के नहीं देखी होगी। जितनी भी चीज़ें हर पंचवर्षीय योजना में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो आपको कवर कराते चलूंगा। तो बिना कुछ देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजना के ऊपर अपना वीडियो। तो देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं का आई कैसे, पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास क्या रहा है। तो याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजनाओं के लिए एक योजना आयोग की स्थापना की थी। उस टाइम पे आपके जो प्रधानमंत्री थे, जो कि हमारे जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, उनके द्वारा एक योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। ये बात याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। और योजना आयोग का अध्यक्ष भी हमेशा, या पंचवर्षीय योजनाओं का जो अध्यक्ष है वो हमेशा प्रधानमंत्री ही होगा। ठीक है, इस बार के प्री बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री ही होता है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद जो प्रधानमंत्री, देखिए हुआ क्या था कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि भारत में पंचवर्षीय योजना आए। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था से, जो कि रशिया में चल रही थी। तो रशिया में क्योंकि सबसे पहले, हाँ ये बात याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजनाओं का जो कार्य है या पंचवर्षीय योजनाओं को सबसे पहले लेकर के आया गया वो रशिया में लेकर के आया गया था। रशिया में एक बहुत बड़े नेता होते हैं, उनका नाम था स्टालिन। और स्टालिन सबसे पहले 1928 में रशिया में पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के आए थे। तो उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कि हमारे यहाँ पर भी पंचवर्षीय योजनाओं का लाया जाए। तो उन्होंने पीसी महालनोबिस को एक कार्य सौंपा कि वो योजना आयोग का गठन करें, साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के आए। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आई वो पीसी महालनोबिस के द्वारा आई थी, हेराड-डोमर मॉडल के ऊपर। ठीक है, केन्स थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता हुआ जो हेराड-डोमर मॉडल है वो योजना हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना है। इस पंचवर्षीय योजना में क्या बोला गया कि कृषि उत्पादन में हमें तेजी से वृद्धि करनी है और उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण करना है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के कार्य करने की बात कही थी यहाँ पर। ठीक है, इन योजनाओं में बहुत कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना में ही भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किया गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी के ऊपर। और ऐसा ही आपका हीराकुंड बांध का भी निर्माण इसी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी के ऊपर है, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एशियन गेम्स, पहले एशियन गेम्स जो हुए वो हमारे देश में हुए थे, न्यू दिल्ली में हुए थे। वो पहली बार जो हुए मार्च 1951 में, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में। उसमें 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये याद रहना चाहिए। 1956 तक ये है, जो कि 31 मार्च 1956 तक की, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 31 मार्च 1961 के बीच में ये जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे ही निर्भर करती थी। पीसी महालनोबिस चाहते थे कि हम नई आपकी जो है आईपीआर लेकर के आए, यानी कि जो आपकी है हम औद्योगिक नीति लेकर के आए, नई औद्योगिक नीति, जिसके तहत बोला गया कि उद्योगों को 3 क्षेत्रों में बांटा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि उद्योग जो है पूरा निर्भर जो करेंगे उद्योग पर निर्भर करेगी ये पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये हुआ था कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना हो गई थी 1 सितंबर 1956 को। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत ही आपकी स्थापना हो चुकी थी LIC की भी। और बजाज ऑटो जो आप बहुत फेमस टू व्हीलर कंपनी है, जिसे आप जानते हैं, बजाज ऑटो को लाइसेंस मिला था 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने के लिए 1959 में।
इसी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये आपका उद्योगों को बढ़ाने की तरफ, आगे की तरफ जाने वाली योजना थी, जिसमें आपको बजाज ऑटो को लाइसेंस दिया गया आपके द्वारा, एलआईसी की स्थापना की गई, जिससे कि अर्थव्यवस्था को एक तेजी मिले। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चलते हैं आगे की और तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना काफ़ी महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना एक तरीके से नाकाम रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम वो सभी चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाए जो हम चाहते थे, क्योंकि इसमें युद्ध शुरू हो गए थे तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, जैसे इंडिया चाइना का युद्ध हुआ मैकमोहन रेखा के ऊपर 1962 में, आप सभी को पता है 1961 से 66 की ये योजना है, लेकिन 1962 में मैकमोहन रेखा के ऊपर भारत और चाइना का युद्ध हुआ, बहुत गहरा युद्ध। और इस युद्ध के बाद लगा लीजिए कि चाइना ने किसी भी तरीके का संबंध से दरकिनार करते हुए, चाइना ने मतलब इतना समझ सकते हैं कि उसके बाद अगर भारत से चाइना की तरफ कोई डायरेक्ट फ्लाइट अगर उड़ी थी तो वो सन 2002 में, यानी कि 1962 के बाद सन 2002 में एक फ्लाइट अगर भारत से कोई डायरेक्ट गई है तो 40 साल बाद गई है। इतने मतलब स्थिति खराब चल रही थी हमारी चाइना के साथ। तो ये युद्ध उसका एक कारण था, जो कि मैकमोहन रेखा पर हो रहा था 1992 में। इसके बाद 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेहरू जी की मृत्यु, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, और उसके तुरंत बाद क्या हुआ, 1965 में पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो गया। 1965 में हमारा युद्ध, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी कामयाब इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमारे यहाँ पर युद्ध ज़्यादा चल रहे थे। तो पहली शुरुआत होते ही 1962 में पहला युद्ध और 1965 में फिर आपका दूसरा युद्ध हो गया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के बाद ही हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का निर्माण करा। तो हाँ, इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही दिसंबर में आपका निर्माण किया गया बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। हम चाहते थे कि बॉर्डर पर हम फोर्स को तैनात करें ताकि दोबारा से ऐसे गंभीर परिणाम भुगतने ना पड़े, ना हमें ना किसी दूसरे देश को, इस तरीके की युद्ध की स्थिति ना उत्पन्न हो, और अगर वहाँ से किसी सीज फायर होता तो उसका जवाब देने के लिए हमारे खुद की सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पर हो। तो इसीलिए ये बात की गई। इसके तुरंत बाद क्या हुआ कि पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करने के बाद, क्योंकि देखिए 2 युद्ध हो चुके थे और खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हम चाहते थे और रोजगार के अवसरों में हम वृद्धि करना चाहते थे, क्योंकि युद्ध स्तर पर कार्य करने के बाद अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी थी, अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर प्राप्त करना मुश्किल हो रहा था, और खाद्यान्न उत्पादन जो हम कर रहे थे उससे हम हट करके पूंजीगत वस्तुओं की तरफ चले गए थे, क्योंकि युद्ध में जरूरी वस्तुओं का निर्माण करना शुरू कर चुके थे हम। तो ये सारी समस्याओं के बाद क्या हुआ, हम 1966 से लेकर के 1969 तक, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक 3 वर्षीय योजनाएं लेकर के आए। 3 वर्षीय योजनाएं हम क्यों लेकर के आए? 3 वर्षीय योजनाएं हम इसलिए लेकर के आए कि इन स्थितियों से उबरा जा सके जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उत्पन्न हुई थी। अब देखिए 1966 में क्या हुआ। 1966 में 3 जनवरी को ताशकंद में मिलने के लिए लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान गए कि हम युद्ध विराम चाहते हैं और आगे ऐसी कोई लड़ाई ना हो। परंतु 11 जनवरी को, 3 जनवरी के बाद ही 11 जनवरी को दिल का दौरा पड़ने की वजह से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। और उसके बाद 19 जनवरी को इंदिरा गांधी ने पीएम के रूप में शपथ ली, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने 19 जनवरी को शपथ ली प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, 1969 में इंदिरा गांधी, सभी जानते हैं 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, 14 बैंकों को नेशनलाइजेशन घोषित कर दिया गया। 1969 में एक और इम्पोर्टेंट कार्य हुआ, वो इम्पोर्टेंट कार्य था इसरो का निर्माण हुआ। 1969 में ही इसरो की स्थापना भी हुई। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं आपको हर एक टॉपिक बताता जाऊंगा कि हर किस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीज़ें हुई। आपको ये याद रहेगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि कोई आपको फैक्ट्स अगर उसके बारे में याद रहेंगे कहानी की तरह, तो आप पंचवर्षीय योजना लगातार याद रखेंगे। अगर फैक्ट्स की तरह आप याद नहीं करेंगे तो आपको वो लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी। इसीलिए मैं आपको सारे फैक्ट्स साथ साथ में बताते चल रहा हूँ। आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, और अगर आपको इसमें कुछ और बातें पता है कि इस ईयर में ये हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए 1969 से लेकर के 1966 से लेकर के 1969 के बीच में ये जो 3 अंतर आए थे, ये इसलिए भी आए थे, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कृषि उत्पादन में वृद्धि देखने को नहीं मिल रही थी। तो हमने क्या करा, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति की तरफ आगे बढ़े। मैंने आपको बताया था लाल बहादुर शास्त्री जो कि एक किसान भी थे, लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उनका कहना यह था कि हमें
खुद आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए युद्ध हो रहे थे, युद्ध होने के बाद कई देश थे जो हमारे खिलाफ खड़े हो गए, जिन्होंने हमारे साथ व्यापार बंद कर दिया। तो हम चाहते थे कि हम स्वयं उत्पादन करें, हम किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने क्या करा, हमने अपने यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के, ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में लाने का जो श्रेय जाता है वो MS स्वामीनाथन को जाता है। MS स्वामीनाथन, जिन्होंने बोला कि भारत में HIV सीड्स लाने की आवश्यकता है। 2 दर्जन के लगभग फसलें हैं जिन पे आप भारत को MSP यानी कि आपका न्यूनतम समर्थन कीमत देने की आवश्यकता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। इसके अलावा MS स्वामीनाथन ने ही बताया था कि हमें कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर सुधार करने की आवश्यकता है, नई तकनीक कहां से लेकर के आनी है, किस प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, किसानों को ऋण उपलब्ध कराना चाहिए, किसानों को कर्जा माफ करना चाहिए, अन्य बहुत सारी बातें इसमें बताई गई थी। और ऐसा हुआ भी। इन कार्यों के बाद ये देखिए 2 दशक में चली, 60 से लेकर के 70 के दशक तक और 70 से लेकर के 80 के दशक तक। अब बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि 60 से 70 तक कैसे चली, तो यहाँ पर समझिए कि क्रियान्वयन सोचना इसके ऊपर चालू कर दिया था 60 के आसपास से, लेकिन ये असल रूप में प्रभावी रूप से चली जो वो 67 से 68 में, और 68 में तो इतनी तेजी से प्रभावी हुई कि कुछ फसलों में 24% तक की वृद्धि देखने को मिली। और भारत जो पहले वस्तुओं का आयात किया करता था, अब वो कुछ वस्तुओं का भारत निर्यातक बन गया सबसे बड़ा। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन था 1966। मैंने आपको बता दिया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, यानी कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी, उसमें तेजी से कार्य करा। 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। चलिए अगले पे बढ़ते हैं, अपना अगली पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। अगली पंचवर्षीय योजना है हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से लेकर के 1974 तक चली। विकास की प्रक्रिया को तेज करना और कीमत स्थिरता यानी कि महंगाई को कंट्रोल में लाना एक उद्देश्य यहाँ पर बनाया गया। लेकिन क्योंकि भारत काफी सारी समस्याओं से जूझ रहा था, अभी 2 युद्ध हुए थे, तीसरा युद्ध 1971 में हो गया। तीसरा युद्ध 1971 में क्यों हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? क्योंकि पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान है यानी कि बांग्लादेश, वहां पर लोग विद्रोह कर रहे थे और वो आज़ादी की मांग कर रहे थे और वहां पर उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। तो इंदिरा गांधी सरकार ने सेना भेज करके वहां पर 90,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। पाकिस्तान के 90,000, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 90,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया और एक अलग राष्ट्र का निर्माण कराया जिसका नाम रखा बांग्लादेश। बांग्लादेश का भी देखिए बहुत बड़ा इतिहास है। बांग्लादेश का जो झंडा है वो ग्रीन और रेड कलर का होता है। ग्रीन कलर के झंडे के बीच में रेड कलर की बिंदी, वो रेड कलर की बिंदी बताती है कि हमने इस देश की मिट्टी को आज़ाद कराने के लिए खून दिया है। और हरा कलर बताता है कि हमारे यहाँ पर कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं लोग, यानी कि 72% आज भी बांग्लादेश में कृषि पर निर्भर रहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, वहाँ पर ये अलग क्यों चाह रहे थे? देखिए, पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय भाषा उर्दू घोषित कर दी थी और बांग्लादेश को बांग्ला भाषा से बहुत प्रेम है। हमारे यहाँ पर भी देखिए पश्चिम बंगाल, और ये बनता है, आप बचपन से जो भाषा बोलते हुए आ रहे हैं उससे आपका प्रेम लगेगा। तो यहाँ पर विरोध चालू हो गया था, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और ये विरोध प्रदर्शन इतनी तेजी से हुआ, इतना उग्र था कि इसको रोकना नामुमकिन हो गया। और उसके बाद फिर जब भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने जब इसमें हस्तक्षेप करा तो फिर पाकिस्तान पीछे हटने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था और 90,000 सैनिकों के साथ हमने इसे सरेंडर करवाया। अभी तक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतने सारे सैनिकों को एक साथ सरेंडर करवाया गया। तो 1971 में, अच्छा देखिए, कुछ अच्छे कार्यों का हमें कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो हमारे यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर पैसा इन चीज़ों पर खर्च हो रहा था, तो हमारे यहाँ पर महंगाई बढ़ती चली गई। कीमत स्थिरता लाने के लिए हमने उद्देश्य रखा चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही सरकार ने 15 अगस्त 1972 को घोषणा करी पिन कोड्स की। पिन कोड जैसे हम पता करते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पड़ता है, ये पिन कोड कब आए? 1972 में आए। कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ये कुछ सुधार कर रहे थे विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपनी पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेके 1979 तक चली। 1979 तक ये चली नहीं थी, लेकिन क्योंकि 1978 में ही सरकार गिर गई थी, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं। 1979 में क्या हुआ? जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, विशेष कर समाज के कमजोर वर्गों को आगे ले जाने के लिए हमने ये योजना लेकर के आए थे 1974 में। लेकिन 75 में ही बिहार मूवमेंट चालू हो गया। बिहार में जो बिहार मूवमेंट का मतलब देखिए, जयप्रकाश नारायण, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। जयप्रकाश नारायण ने बिहार मूवमेंट शुरू करा, जिसमें उन्होंने बोला कि हमें सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। सरकार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ जिसमें सभी बड़े नेता
जैसे अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी, मायावती, इसके अलावा आप बात करें अगर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार या फिर आपके इधर के मुलायम सिंह यादव, ये उस टाइम पे छात्र दल के नेता हुआ करते थे और ये उस मूवमेंट में जुड़ने के बाद एक बड़े कद के नेता निकल करके बने। तो 1975 में ये युद्ध शुरू हो गया था। देखिए इस वाली योजना में भी सरकार को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1974 में रेलवे स्ट्राइक पे चला गया। रेलवे के 1.7 मिलियन वर्कर्स जो हैं उन्होंने स्ट्राइक करी और 20 दिन तक स्ट्राइक करते रहे। ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कि एक संस्था के इतने सारे वर्कर्स एक साथ स्ट्राइक पर चले गए। ये कब हुआ था? 1974 में हुआ था। फिर 1975 में आपका बिहार मूवमेंट हो गया। 1975 के बाद इमरजेंसी लगा दी गई, 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। ये सारी प्रक्रिया कौन सी योजना में चल रही है? पंचवर्षीय योजना में। 1976 16 अप्रैल को शादी की उम्र भी बढ़ा दी गई, 18 से बढ़ा करके 21 साल कर दी गई थी। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? 1977 इसके बाद एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिनका नाम है मोरारजी देसाई। यानी कि अभी तक जो चला आ रहा था दौर वो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों का नहीं था, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिहार मूवमेंट हुआ, उसके बाद जनता दल बनी और वहां पर मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। ये सब कब चल रहा है? ये सब चल रहा है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मोरारजी देसाई ही लेकर के आए 16 जनवरी को डीमोनेटाइजेशन। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन कब आया, तो मोरारजी देसाई एक डीमोनेटाइजेशन लेकर के आए थे। नोटबंदी करी थी उन्होंने, नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1980 अगली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना जिसमें हमने उद्देश्य रखा निर्धनता को हमें हटाना है और असमानता को कमी करनी है। अगर ईयर बाय ईयर हम इसके बारे में बात करें तो 1980 में 23 जून 1980 में संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। संजय गांधी आपके इंदिरा गांधी के बड़े बेटे। देखिए अगर हमें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कोई बात करें तो 2 जुलाई को इन्फोसिस की स्थापना हुई। इन्फोसिस आपको पता ही है, एक बहुत बड़ी भारत की कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हो गई थी। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि टाटा कंपनी की स्थापना कब हुई, टिस्का की स्थापना कब हुई, लेकिन यहाँ पर देखिए इन्फोसिस भी जरूरी बन जाता है। इन्फोसिस की स्थापना कब हुई? 1981 में हुई, 2 जुलाई को। याद रखिएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसके बाद बात आती है नाबार्ड की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई। नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हो गई। इसी पंचवर्षीय योजना में 1984 सभी को पता है कि इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया, इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से पहले ही राकेश शर्मा पहले भारतीय व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में गए, और इनके बारे में भी आपको ज़रूरी बातें पता है। वहाँ से इंदिरा गांधी से बात हुई, इनसे पूछा गया था कि बताइए कि आपको कैसा लग रहा है अंतरिक्ष में जाकर के और क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने बोला सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1984 की बात है। 1985 की बात कर लेते हैं। 1985 इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया, एक भारत की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में स्थापित है। इग्नू का निर्माण किया गया था 1985 में। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, असमानता को कम करने के लिए, निर्धनता उन्मूलन के लिए आपको जरूरी है कि आप शिक्षा पर भी व्यय करें। तो इसीलिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था, जिसका उद्देश्य था कामगर कर्मचारी या काम करने वाले लोगों को भी शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, ये थी छठी पंचवर्षीय योजना। बात कर लेते हैं अपनी 7वीं पंचवर्षीय योजना की। 7वीं पंचवर्षीय योजना में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई, यानी कि 1986 एनपीई आई, आपकी नई शिक्षा नीति आई। मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षा को जोर देने के लिए यहाँ पर बात की गई थी। 1985 में इग्नू की स्थापना कर दी गई थी और 1986 में ही हम क्या लेकर के आए? एनपीई। रोजगार के नए अवसर पैदा करना और कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना भी एक उद्देश्य था, लेकिन इसके अलावा भी हम क्या चाह रहे थे कि शिक्षा में भी भारत बेहतर कर सके। इसीलिए एनपीई आई, यानी कि नई आर्थिक नीति आपकी कब आई? 1986 में। देखिए 1985 से लेकर के 1990 के बाद हम इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कि 1991 में नई आर्थिक नीति और 1990 का आर्थिक संकट।
तो आर्थिक संकट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो हम यहाँ पर बात करें 1988 में 1989 में हमारा CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो 15% पर था। अमूमन ये 4% से 6% के बीच में रहता है, लेकिन 1989 में ये कितना था, 15% था। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का क्राइसिस हमारा चल रहा था। और ये क्यों बढ़ा दिया गया था इतना ज़्यादा, इसलिए बढ़ा दिया गया था कि SLR को ना बढ़ाया जाना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। 1989 में अगर इसी के बीच में कुछ हुआ है तो 1989 में आपका मंडल कमीशन बना दिया गया था। मंडल आयोग की सिफारिशें भी बहुत फेमस हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी अगली पंचवर्षीय योजना की। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 एक वर्षीय योजना यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 1990 से लेकर के 1992 तक बीच में गैप रहा। इन गैप में ये गैप क्यों रहे, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस था। हम पूरी तरीके से पिछड़ चुके थे, अर्थव्यवस्था हमारे पास विदेशी विनिमय भंडार बिल्कुल खत्म हो रहा था। विदेशी विनिमय भंडार का मतलब होता है हमारे पास विदेशी मुद्रा बिल्कुल खत्म होती जा रही थी। तो हमने क्या करा, हमने अपना सोना विदेशी देशों में गिरवी रख करके वहां से पैसा उधार लिया, विदेशी करेंसी उधार लिया, ताकि हम व्यापार कर सके। देखिए, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम एक हफ्ते का भी व्यापार कर पाए। तो इसीलिए हमने स्विट्जरलैंड से, जापान से या फिर अन्य देशों से उधार लिया पैसा, और उन्होंने हमें उधार दिया और उसके बदले हमने वहाँ पे सोना गिरवी रखा, लेकिन वो अपर्याप्त था। तो फिर हमने UN से गुहार लगाई, UN में हमने रिक्वेस्ट करी, तो UN ने और आपका वर्ल्ड बैंक ने एक ही शर्त पे हमें पैसा देने के लिए मंजूरी दी कि हम कोई नई आर्थिक नीति लेकर के आए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर इस तरीके की नीतियां जो हमने चला रखी हैं, जिसमें हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी यानी कि आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति को अपना रहे हैं, तो इस तरीके से तो हम पैसा वापस चुका नहीं पाएंगे। तो उसी समय जो मनमोहन सिंह, जो कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे, उन्होंने एक नीति सुझाई जिसका नाम दिया उन्होंने NEP यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, जिसे बोला गया उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, आप याद रखिएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये नीति कब आई आपकी, 1991 में आई। 1991 में ही आपका असैसिनेशन हो गया था राजीव गांधी का, राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई थी। ये कुछ इन 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत या 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले जो हमारा एक वर्षीय योजना थे, इसमें ये कार्य किए गए थे। ठीक है, 1992 की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1992 शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग करने की बात की गई। शताब्दी का अंत मतलब 2000 लगने तक, यानी कि 19वीं शताब्दी जो समाप्त होने वाली है, इसमें हम क्या करें, शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण प्रयोग और प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना। प्राथमिक शिक्षा के ऊपर जो सर्वे किया गया था उसमें यह पाया गया था कि अमेरिका की तुलना में भारत 50 वर्ष पीछे चल रहा है। तो इसीलिए बात की गई थी कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी या कंपलसरी बना दिया जाए। सर्व शिक्षा अभियान इसी के तहत था आगे, और अन्य चीजें जो परिवर्तन आए थे, तो ये बात इसी में बोली गई थी। ठीक है, बात कर लेते हैं 1992 की। 1992 में एक कार्य हुआ, सेबी का निर्माण हुआ। 1992 में क्या कार्य हुआ, सेबी का निर्माण। देखिए, अब विदेशी मुद्रा हमारे पास कम थी, जैसा मैंने आपको बताया, तो इसीलिए क्या किया गया, अपनी मुद्रा के मूल्य की कमी की गई, यानी कि डेप्रिसिएशन किया गया। डेप्रिसिएशन किया क्या गया, हो गया 1992 में हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया। $1 के बदले जनवरी में जहां 20 रुपए देने पड़ते थे, वहीं दिसंबर में यानी कि इसी साल अंत में 30 रुपए तक रेट हो गया $1 के बदले। तो इतनी गंभीर स्थिति चल रही थी, आप समझ सकते हैं। 10 रुपए तक रुपया गिर गया एक साल के अंदर, जो कि 1992 था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसी पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 97 के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो क्योंकि विकास के कार्य पर भी उद्देश्य था सरकार का कि हम विकास लेकर के आएंगे, तेजी से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, तो 1995 में दिल्ली मेट्रो का भी निर्माण हुआ। दिल्ली मेट्रो, जो कि भारत की या दिल्ली की जान कही जाती है, उसका भी निर्माण यानी कि कार्य कब नींव रखी गई थी, 1995 में, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, याद रखिएगा। ठीक है, 8वीं पंचवर्ष। अच्छा, एक और फेमस चीज, इंटरनेट लॉन्च हुआ। जिस इंटरनेट के माध्यम से आप अभी ये वीडियो देख पा रहे हैं, इसका भी लॉन्च कब हुआ था, 8वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1995 में। बहुउद्देश्य योजना मानी जा सकती है राजीव गांधी की। खैर, उनका असैसिनेशन हो गया था 1991 में, लेकिन उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था भारत में इंटरनेट को लाना, तो वो आया आपका 1995 में।
1995 में ही भारत WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी शामिल हो गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी 9वीं पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 के बीच में कृषि एवं ग्रामीण विकास पर हमने जोर देने की बात कही थी यहाँ पर, और कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि, यानी कि कीमत तो कंट्रोल रहे, साथ ही साथ हम तेजी से आगे भी बढ़े, ये वाली बात यहाँ पर कही गई थी। देखिए, इस पंचवर्षीय योजना के तहत क्या हुआ, हमने पोखरण करा। पोखरण यानी कि आपने परमाणु परीक्षण करा। 3 टेस्ट 1998 में, 11 मई 1998 को पोखरण के परीक्षण हुए। हमने कितने परमाणु परीक्षण करे, 3 परीक्षण करे, और ये परमाणु परीक्षण से पूरा दुनिया हिला दी हमने। दुनिया हिला दी, दुनिया मतलब अमेरिका और जापान ने तो हम पर इकोनॉमिक प्रतिबंध भी लगा दिए थे। हम व्यापार नहीं कर पाते या उनसे पैसा उधार नहीं ले सकते थे। किसके बाद, पोखरण के बाद, 11 मई के बाद। लेकिन आप ये समझिए कि भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में आ रहा था कि 11 मई को हमारे ऊपर अमेरिका और जापान ने हम पे इकोनॉमिक प्रतिबंध लगाए, तो इसी खुशी में हमने 13 मई को 2 और टेस्ट करे। मतलब 11 मई को तो 3 टेस्ट हुए ही थे, लेकिन अमेरिका और जापान ने क्योंकि हम पे इकोनॉमिक प्रतिबंध लगा दिया, तो 13 मई को हमने इसी खुशी में 2 टेस्ट और कर डाले। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ, 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ। 1999 में हमारा कारगिल वॉर हो गया, 9 जुलाई 1999 में। ये देखिए, ये नहीं मान रहा, मतलब इसे कितना ही समझा लो भैया, ये पड़ोसी नहीं मानता है। अभी 2 बार पहले कुटे हैं पहले, ठीक है, बांग्लादेश बन चुका है इन्हीं में, ठीक है। अच्छा, 9वीं पंचवर्षीय योजना में ही रिलायंस कंपनी, रिलायंस को आप जानते हैं, रिलायंस ने क्या करा कि रिलायंस इन्फोकॉम का निर्माण कर दिया, यानी कि रिलायंस ने कदम रखा आपका कम्युनिकेशन और टेलीफोन की श्रेणी में, और उसने बोला कि हम इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे 115 शहरों में, ठीक है। फाइबर लाइनें बिछा दी इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि पहली बार जो लाइन आई वो रिलायंस की 2000 में, सन 2000 में, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, एक और चीज सरकार ने क्या करी थी, सरकार ने बोला कि 2001 की बात कर रहे हैं हम, 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही सरकार ने बोला कि एयर इंडिया ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है, तो एयर इंडिया में प्लेन्स की संख्या को डबल करने के लिए, कर्मचारियों की संख्या को डबल करने के लिए, इसको दोबारा से बूस्ट अप करने के लिए इसके 60% शेयर हम बेचने जा रहे हैं। तो सरकार ने 60% शेयर एयर इंडिया के बेच दिए सन 2001 में। याद रखिएगा, निजीकरण बोलते हैं इसे। समझ में आया ना आपको। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था, तो आप बोलेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। बात कर लेते हैं अपनी 10वीं पंचवर्षीय योजना की। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यानी कि 1 अप्रैल 2002 से लेकर के 31 मार्च 2007 तक उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के बारे में बात की गई थी। साथ ही असमानताओं को कम करने की बात की गई। असमानता को कम करना, स्थिरता लाना, देखिए महंगाई लाना, बेरोजगारी कम करना, असमानता को कम करना, शिक्षा पर जोर देना। शिक्षा पर जोर हमने कब दिया, शिक्षा पर जोर भैया, शिक्षा पर जोर देने के लिए तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि शिक्षा पर ध्यान ही कब दिया। शिक्षा पे बस हमने एक ही बार ध्यान दिया है, वो भी कब, 1986 में एनपी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन लेकर के आए। 1985 में इग्नू का निर्माण करा, चलिए ठीक है वो अलग है, लेकिन एनपी लेकर के आए 1986 में। उसके बाद नई आर्थिक नीति कब आई है, अभी आई है आपके सामने, ये 2020 में आपकी नई आर्थिक नीति आई ना। बोला गया कि अब हम नई तरीके की शिक्षा की नीतियां बना रहे हैं, और इसमें हम ये नहीं कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स अलग अलग बटा होगा, विद्यार्थी अपनी मर्जी से अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकता है। ये वाली नीति जो आई 1986 के बाद आई है। मतलब बेरोजगारी दूर कैसे करेंगे हम जब हम ये चाहते ही नहीं है, तो समझ रहे हैं आप। चलिए, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना आ गई, 1 अप्रैल 2002 से लेकर के 2007 के बीच में रही है। 2004 में जो है, देखिए अभी इससे पहले जो था ये अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, यानी कि आपकी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री बने हुए थे। वो उसके बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो 3 बार प्रधानमंत्री बने, तो 13 दिन, 6 महीने और उसके बाद फिर 6 साल, तो ऐसे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो मैंने इसीलिए आपको सारा नहीं बताया। लेकिन हाँ, इससे पहले वाली योजनाओं में प्रधानमंत्री कौन थे, आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। लेकिन इसके बाद जो पंचवर्षीय योजना आई, 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से जो 2007 के बीच में, इसमें एनडीए वापस आ गई, और प्रधानमंत्री कौन बने इनके, मनमोहन सिंह जो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। और इन्होंने आते ही क्या करा, इन्होंने आते ही बोला कि सोना चांदी बिना रोक टोक के भारत में ला सकते हैं, यानी कि इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। देखिए भैया, इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो वैसे ही काम करेगा जिससे कि इकोनॉमी को तेजी मिले। तो उन्होंने सबसे पहले आते ही काम क्या करा, उन्होंने ये नहीं करा रैलियां जा करके कि हम चलो रैली कर लेते हैं हम देश, नहीं, उन्होंने कहा भैया सबसे पहले काम ये करो कि
सोना चांदी को बिना रोक टोक भारत में आप ला सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो कि गोल्ड पर या सिल्वर पर था वो हटा दी। उसके बाद इसी पंचवर्षीय योजना में छठा पे कमीशन आया। छठा पे कमीशन कौन लेकर के आया? देखिए, जो जो कहते कि प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह ने काम नहीं करा, अगर आपके माता पिता सरकारी नौकरी पर हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस कार्यकाल में वो सरकारी नौकरी पर जरूर होंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि 24 मार्च को छठा पे कमीशन आया था। सिक्स पे कमीशन में 40% सैलरी बढ़ा दी गई थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। ठीक है, 40% जो आपकी बढ़ा दी गई थी, वो क्या बढ़ा दी गई थी? सैलरी बढ़ा दी गई थी। किसने बढ़ाई ये सैलरी? ये मनमोहन सिंह सरकार ने बढ़ाई थी। क्यों बढ़ाई थी? क्योंकि ये देखा गया था कि इनकी सैलरी में काफी समय से कोई परिवर्तन या इतनी ज्यादा मात्रा में परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आपका सन 2008 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन्होंने ये बढ़ा दिया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ लिखा नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे को आपको अच्छी अच्छी बतानी है इसके बारे में। देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ? पहले तो मैंने आपको बता दिया, सिक्स पे कमीशन आया, 40% सैलरी को बढ़ा दिया गया इसी के तहत ही। देखो, 2008 में ही एक बहुत बड़ा काम हुआ। टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। जैगुआर और लैंड रोवर जो आपकी ब्रिटिश मूल की कंपनियां हैं, ये किसके पास रहा करती थी? ये फोर्ड के पास थी, जो कि आपकी अमेरिकन कंपनी है। टाटा ने फोर्ड से जाकर के कंपनी खरीद ली। ये क्यों है इतना फेमस कहानी? कि टाटा ने एक बार जब सब शुरुआत करी, जब कार बनाने की, कंपनियां बनाने की, कार कंपनी जब शुरू करी तो वो चली नहीं। तो टाटा जैगुआर के पास गया था कि आप हमारी कंपनी खरीद लीजिए, यानी कि भारत में जो टाटा के जो प्लांट हैं वो खरीद लीजिए। लेकिन उन्होंने मतलब बदसलूकी करी, बदतमीजी करी और बोला कि जब तुमसे बनती नहीं है तो इस लाइन में आई ही क्यों, ऐसे ऐसे। और 2008 में उन्होंने वो कंपनी ही खरीद ली। कल हमसे नहीं बनती तो तुम भी हमारे पास आ जाओ। जैगुआर और लैंड रोवर दोनों ही खरीद ली। किससे? फोर्ड से। फोर्ड कहाँ की कंपनी है? फोर्ड आपकी कंपनी है अमेरिका की, और जैगुआर और लैंड रोवर कहाँ की है आपकी? ये ब्रिटिश मूल की कंपनी, यानी कि अंग्रेजों की कंपनी है। कहा कि हमसे नहीं बनती ना तो आ जाओ, हम तुम्हें भी बना के सिखाएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी 2008 की। 2008 के बाद अगर बात करें इसी पंचवर्षीय योजना में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुआ हो तो देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसके बाद कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कार्य हुआ नहीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना आई। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी चली 2012 से लेकर के 2017 तक, 5 साल के लिए चली। 2012 से लेकर के 2017 के बीच में देखिए क्या क्या हुआ। अच्छा, देखिए, ये वाली योजना इसलिए भी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती क्योंकि ये बीच में ही समापन हो गया, बार बार सरकारें बदली। मैं आपको बताता चाहता हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए, 2014 में क्या हुआ? स्वच्छ भारत अभियान आया 2014 में, 2 अक्टूबर को। 2014 में ही क्यों आया? 2014 में सरकार गिर गई। किसकी सरकार खत्म हो गई? गिर क्या गई? सरकार समाप्त हो गई आपकी मनमोहन सिंह, यानी कि आपकी एनडीए की। एनडीए की सरकार समाप्त हुई तो यूपीए की सरकार आई। यूपीए की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहली बार जो चुनी गई वो 2014 में। 2014 में आते उन्होंने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा कर दी। उसके बाद क्या हुआ? 26 सितंबर को इसी में 2014 में मिशन ऑफ मार्स चालू हो गया। MOM, बहुत फेमस भारत का, आपको पता ही है कि पहली बार प्रयोग करते ही हम कहाँ पहुंच गए? मंगल में पहुंच गए। ऑर्बिटर हमने मंगल पर उतार दिया। ये कब हुआ था आपका? 26 सितंबर को हुआ था। आपने इसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी भी होंगी। उसके बाद देखिए, अब बात आती है जो हम ये पढ़ रहे थे रामायण, ये समापन की ओर जा रही है। ये होने वाला है इसका समापन। कैसे समापन होने वाला है? कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया 2015 में। 1 जनवरी को 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। इसके जगह क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, 2015 में समाप्त कर दिया गया, नीति आयोग बनाया गया। इनके पहले जो मतलब कर्ता धर्ता बनाया गया अरविंद पनगड़िया, वैसे ही जैसे वहां पे पीसी महालनोबिस थे योजना आयोग के, तो यहाँ पे बनाए गए थे अरविंद पनगड़िया। कार्य वही है, योजना आयोग के नाम को हटा करके नीति आयोग लिख दिया। बस अब ये बता दिया कि अब से पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आएंगी, यानी कि ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है। और सरकार ने बोला कि ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है इस योजना को हम पूरा कर लेंगे, बस इतना हम आपके ऊपर एहसान करेंगे। अगला है 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का जो कार्यभार लेकर के आए हम 1 जुलाई को लेकर के आए 2015 में ही। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट तत्व अगर हम पढ़ना चाहें तो 1 जुलाई 2017 को आया आपका GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसी योजना के तहत 2017 में फिर आपका ये जो पंचवर्षीय योजना है ये समाप्त हो गई। लेकिन जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया, जो कि अब तक आज़ाद भारत का सबसे बड़ा संशोधन है और ये इनडायरेक्ट टैक्स को मतलब पूरी तरीके से हटा देगा। ये कब आया? ये आया 1 जुलाई 2017 को।
तो ये थी आपकी पंचवर्षीय योजनाएं और उनसे जुड़े हुए तत्व। इसमें मैंने वो सभी बातें बताने की कोशिश करी है जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के तहत चले थे। अगर आपको पंचवर्षीय योजनाएं याद रखनी है तो पंचवर्षीय योजनाओं को ऐसे ही बातों के द्वारा याद रखा करिएगा, ठीक है, वरना पंचवर्षीय योजनाएं आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जितना भी है आप नोट डाउन करते रहिएगा, जो पॉइंट्स मैंने बताए वो लिखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ सारे लिखे हुए नहीं है तो वो आप लिख लिख करके याद करेगा, अपने खुद के नोट्स बनाइएगा। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इन सारे टॉपिक्स को ढूंढने के लिए आप किसी एक बुक में आपको ये सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने ईयर बाय ईयर ये चीज़ें निकाली हैं कि कहाँ पर कौन सी ईयर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके इकोनॉमिक जो चेंजेस आए थे वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज वैसा ही आ जाए, लेकिन हाँ उस योजनाओं से जुड़े हुए जो पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो याद करने के लिए, या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुए, वो आपको इस वीडियो में अच्छे से मिलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप खुद से वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाइएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी। एक बार पढ़ेंगे, एक बार नोट्स बनाएंगे, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में कभी पंचवर्षीय योजनाओं को याद करने की। तो चलिए, ये था हमारा पार्ट 2 पंचवर्षीय योजनाओं का। इसके बाद अगले पार्ट में पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बता दूंगा मैं आपको कि अगला वीडियो कब तक आनी है। वीडियो की जो लिंक है वो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। अगर अभी भी आप हमसे नहीं जुड़े हुए तो आपको यहाँ वीडियो पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये वाले जो चैनल हैं आप यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर मैं आपको पेपर प्रोवाइड करा देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी लिंक वीडियो का नहीं मिलता तो यहीं मिल जाता है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए नई वीडियो का। पेपर नज़दीक आ रहे हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, फैमिली को भी सेफ रखिए, खुद भी सेफ रहिए और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। नॉलेज अपनी गेन करते रहिए, क्योंकि आखिरी तक आपके साथ नॉलेज ही रहने वाली है। और अगर पेपर कैंसिल हो रहे हैं जैसे 11th और 10th क्लास के, तो खुशी मत मनाइए, क्योंकि ये खुश होने वाला पॉइंट नहीं है। आपको आगे जा करके पता लगेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें मिस कर दी। तैयारी करते रहिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रिपरेशन करते रहिए, अपने को पूरा तैयार रखिए, क्योंकि पता नहीं कि फ्यूचर में नॉलेज तो आप गेन करें ना, कम से कम पेपर हो चाहे ना हो, आप नॉलेज तो गेन कर रहे हैं ना, तो आप तैयारी करते रहिए आगे, क्योंकि इन फ्यूचर हमेशा तो कोरोना रहने वाला नहीं है। तब जब वहाँ एंट्रेंस एग्जाम होंगे तो वहाँ पर आप ये नहीं लिखेंगे कि 10वीं में मेरे पेपर नहीं होते तो मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता। आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी है, तो नॉलेज अपनी गेन करते रहिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।